तो आज हम पढ़ेंगे हेल्थ एंड वेलनेस का इंपॉर्टेंट टॉपिक है हेल्थ प्रोटेक्शन। इसके अंदर कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो पेपर में लाजमी आती हैं, तो इसको हम देखते हैं। इंपॉर्टेंट है ये। इन्फेक्शन कंट्रोल क्या है कि देखो, हमने ना कुछ पढ़ा है कि हमारे पास हेल्थ एंड वेलनेस में हम कुछ स्टडीज़ को स्टडी करते हैं। यूएसए की स्टडीज़ हैं, 2020 की स्टडीज़ को भी स्टडी करते हैं हम, 2010 और जितनी भी हमारे पास मौजूद हैं। तो ये कह रहा है कि मेजर गोल ऑफ हेल्दी पीपल ऑफ 2010, 2010 के जो हेल्दी लोग थे ना, हेल्दी लोगों को हेल्दी करने का जो उनका गोल था, तो 2010 का जो ये प्रोजेक्ट था उसके अकॉर्डिंग क्या कह रहे हैं कि जो उनकी मेजर एक पूरी पूरी लाइन लिखी हुई आएगी आपके पास एमसीक्यूज में, और आपको उस लाइन का आंसर लिखना है। तो मेजर गोल क्या था हेल्दी पीपल ऑफ 2010 का, कि उन्होंने क्या करना है, इंसिडेंस ऑफ इंजरी और इन्फेक्शन को कम करना है पूरे लाइफ स्पैन में। यानी कि किसी भी इंसान को पूरी ज़िंदगी में कोशिश की जाए कि कम से कम इंजरी और इन्फेक्शन हो या फिर हो ही ना। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्दी पीपल 2010 इज़ टू, जो मेन ऑब्जेक्टिव था उनका ये था कि वो या तो कम कर दें या एलिमिनेट कर दें वो केसेस जो वैक्सीन के थ्रू प्रिवेंट किए जा सकते हैं या प्रिवेंशन के थ्रू बचाए जा सकते हैं। वैक्सीन के थ्रू प्रिवेंट करना मतलब कि भाई वैक्सीन लगा दी, अब ये प्रॉब्लम नहीं होगी। और प्रिवेंशन के थ्रू यानी कि आपने गेम के दौरान कोई नी पैड्स पहन लिए और टेपिंग वगैरह करवा ली और आपने प्रिवेंशन कर ली और आप इंजरी से बच गए, ठीक है ना। तो ये इस चीज़ के बारे में बात करें, तो पहले इन्फेक्शन के बारे में बात करेंगे, फिर इंजरीज के बारे में बात करेंगे। इन्फेक्शन हर वो चीज़ जो जिसका रीज़न जो है वो माइक्रोब्स हों, वायरसेस और बैक्टीरियाज की वजह से होती हों और एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में फैलते हों, जिसमें बॉडी कांटेक्ट की वजह से जो है वो ये डिजीज़ का फैलना बनता हो, जैसे स्किन के थ्रू, माउथ की बात करते हुए, हाथ मिलाते हुए, छींक मार दी, उससे हो गया, तो उसको हम कहते हैं कि भाई ये इन्फेक्शन है। अब इन्फेक्शन कंट्रोल किस तरीके से करना है उसके बारे में जो है बात हो रही है। अब यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं कि भाई जो पहला जो चीज़ है कि आपको बेस्ट प्रिवेंशन क्या है किसी भी इन्फेक्शन से, ये है कि आप लो रिस्क लाइफ स्टाइल गुजारें। यानी लो रिस्क लाइफ स्टाइल क्या होता है या रिस्क फ्री लाइफ स्टाइल क्या होता है, जिसमें आपकी जो है ना सैनिटरी हेल्थ हैबिट्स बहुत प्रो लेवल की होती हैं। आप वॉशरूम भी क्लीन रखते हैं, आप किचन भी क्लीन रखते हैं, आप हर 2 मिनट में वायरल बैक्टीरियल स्प्रे भी कर रहे होते हैं, फिनाइल का पोछा भी लगा रहे हैं, अपने हाथ भी अच्छे से धो रहे हैं, और पूरी फैमिली जो है वो टाइम पे वैक्सीनेशन भी करवाती है, टेस्ट भी करवाती है। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारा एक लो रिस्क या रिस्क फ्री लाइफ स्टाइल है। अब हमारे पास ये क्या कह रहा है कि बीइंग फिजिकल थेरेपिस्ट, क्योंकि हमारे पास पुराने पेशेंट्स भी होते हैं, नए भी बनेंगे, हमारे कुछ स्टूडेंट्स भी होंगे ऑब्वियसली, तो हमें क्या करना है कि उनको गाइड करना है कि किस तरीके से सैनिटरी हैबिट्स को अपनाया जा सके और अवेयरनेस फैलानी। अब यहाँ पे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं हाथों को धोना। 7 स्टेप लिखे हुए हैं, मैं इन स्टेप्स को रीड इसलिए करूँगी क्योंकि लास्ट टाइम भी और पुराने एमसीक्यूज हमने देखे थे तो उन्होंने लिख दिया था स्टेप नंबर 3 क्या होता है, और वहाँ 4 स्टेप लिखे हुए थे, हम ऐसे घुमा कर चले गए थे और वो भूल गए कि स्टेप कौन सा था। बहरहाल तुक्का लगा दिया था, वो सही लग गया था। तो आपने ये 7 के 7 स्टेप याद रखने। पहला स्टेप क्या है, हाथों को रगड़ना है। दूसरा स्टेप ये है कि उंगलियों को अपने एक हाथ की उंगली को दूसरे हाथ की उंगलियों में फंसा कर उसको अच्छे तरीके से रगड़ के मसाज करना है। दूसरा ये कि अपने हाथ की पाम से एक हाथ को दूसरे हाथ के पाम से लेके जाना है और रिस्ट पर घुमाना है। चौथा स्टेप था कि अपने अंगूठे को अच्छी तरीके से उंगली में बंद करके और धोना है। 5वां स्टेप ये था कि अपनी फिंगर टिप्स को, अपने फिंगर के ऊपर वाले हिस्से को और अंदर वाले हिस्से को, यानी नाखूनों को हाथ में लेके जिस तरह घुमाते हैं ना, इस तरीके से करना है। 6ठे स्टेप में हमें क्या करना है, जिस तरह हम डोसा बनाते हैं, डोसा डालकर और फैलाते हैं, इस तरीके से अपनी उंगलियों का पोरवों को हथेली पर रगड़ना है, क्लैस्प फिंगर इनटू पाम्स, ठीक है। और फाइनली क्या करना है कि रिस्ट के ऊपर अच्छी तरीके से हाथ घुमाना है और हैंड वॉश कर लेने हैं। अब इंजरी प्रिवेंशन किस तरीके से होती है कि भाई हेल्दी पीपल, अच्छा ये वाला थोड़ा मज़े का, इसको गौर से सुनिएगा कि भाई 2010 में उन लोगों ने जो हेल्दी पीपल का जो इनका प्रोजेक्ट था, उन्होंने क्या किया कि एक फ्रेमवर्क बना के दे दिया कोलैबोरेटिवली। कैसे बना कर दिया कि भाई उन्होंने ना गोल बनाया कि हम इंजरी से जो है वो किस इंजरी कम अज़ कम इंजरी जो है वो किस तरीके से हो, और वो डेथ जो इंजरी की वजह से होती है उनके लिए हम जो है वो क्या कर सकते हैं। यानी इंजरी से बचाने के लिए उन्होंने एक फ्रेमवर्क बनाया। कैसे बनाया कि उन्होंने डेटा कलेक्ट किया और डेटा लेकर आया हर जगह से कि भाई कहाँ पर जो है वो सबसे ज़्यादा डेथ जो है वो इंजरी की वजह से होती है, और वो कौन सी इंजरी है जिसकी वजह से मोस्टली डेथ होती है, यानी वो इंजरी जिससे सर पे चोट लगे और डेथ हो जाए। पहले उन्होंने ये डेटा कलेक्ट किया कि कौन सी डेथ हैं जो इंजरीज से होती हैं। फिर उन्होंने ये डेटा कलेक्ट किया कि वो कौन सी डेथ हैं और कि ये डेथ सबसे ज़्यादा होती कहाँ है। यानी मुझे पता चल गया जाए कि भाई जो है वो मेरे पास हमारे मुल्क में जितनी भी डेथ हो रही है उनका 25% जो है वो उसमें पॉइजन और इंजरीज़ की वजह से डेथ हो रही है या किसी ने गोली वगैरह मार दी।
अब मुझे ये 3 रीजंस मिल गए और बहुत मोटे मोटे रीजंस हैं ये कॉमनली। अब मुझे एक तो ये डेटा मिल गया कि भाई 25% डेथ तो इस वजह से हो रही है, तो इसको पुलिस और ये वो फलाना फलाना कंट्रोल कर सकता है, एनजीओज एक्सेट्रा, और हम इसकी अवेयरनेस दे के भी बचा सकते हैं। लेकिन अवेयरनेस दें कहाँ पे? अवेयरनेस देना जहाँ पर ज़्यादा फ़ायदेमंद कहाँ होगा? तो उन्होंने क्या किया कि वो स्टेट्स जहाँ पर ये ज़्यादा हो रहा था ना, उसका भी डेटा कलेक्ट करके दे दिया और कॉजेज़ भी बता दिए कि इंजरी क्यों थी, ताकि प्रिवेंशन की जा सके। कि इन्होंने हेल्दी पीपल 2010। तो अब क्या था यहाँ पर कि इंजरी की प्रिवेंशन बच्चों से लेके बड़ों तक करनी। एडोलेसेंस जब भी बात आएगी आप समझ जाएंगे कि 10 से लेकर 19 साल तक की उम्र के बच्चों की बात हो रही है, और जब अडल्ट की बात आएगी तो 19 साल की उम्र के बाद जितने भी लोग हैं आप उनको काउंट करेंगे। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनका क्या वो होता है कि वो मोटर व्हीकल से तो छोटे बच्चों का जो है एक्सीडेंट नहीं हो सकता, लेकिन वो चलते चलते किसी गाड़ी के नीचे आ जाए तो वो अलग बात है, ठीक है। वो बच्चे जो 4 साल की उम्र के अंदर होते हैं, वो किचन के अंदर पड़ा हुआ फिनाइल पी लिया या कुछ इस तरीके की चीज़ें वो कर सकते हैं ना, ये कर सकते हैं वो। और जो उससे बड़े बच्चे होते हैं जो साइकिल वगैरह चला सकते हैं, वो साइकिल चलाते हुए गिर जाएं, उनको चोट लग जाए, इस तरीके की चीज़ हो सकती है। तो हमें क्या ख्याल रखना है कि जो बच्चे थोड़े चलने के काबिल हो गए हैं, अच्छा जो बच्चे रेंगते हैं उनका ये ध्यान रखना है कि वो उल्टी सीधी चीज़ें खा ना लें, यानी छोटे छोटे बच्चों का। और जो थोड़े से बड़े बच्चे हैं उनका ये ख्याल रखना है कि वो किसी जो है वो गाड़ी हमारे साथ चलते चलते इधर उधर ना निकल जाए, गाड़ी वाड़ी के नीचे ना आ जाए, या कोई चीज़ अपने सर पे ना मार लें। और वो बच्चे जो साइकिल वगैरह चलाने के काबिल हैं, जो स्कूटी वगैरह चला लेते हैं अपनी, उनके लिए हमें ये ध्यान रखना है कि वो चलाते हुए गिर ना जाएं, या हम एक्स्ट्रा टायर लगवा दें साइकिल में पीछे, कि उनका बैलेंस ख़राब ना हो जल्दी जल्दी और वो गिरे ना। अब फिजिकल थेरेपिस्ट के बारे में यहाँ पे अर्ली इंटरवेंशन का वर्ड यूज़ किया हुआ है कि वो जो स्टार्टिंग से इस फील्ड में, जब ये फील्ड हमारे पास क्या कहना चाहिए था कि इंट्रोड्यूस हुई थी, और उनके जो अच्छे खासे पेशेंट बने हुए, उनका अच्छा खासा इन्वायरमेंट पे इन्फ्लुएंस है अपने लोगों पर, तो उनको क्या करना चाहिए कि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किस तरीके से फैमिलीज़ उनके पास आती हैं उनको वो एजुकेट करें कि बच्चों के लिए जो घर है उसको कैसे रिस्क फ्री इन्वायरमेंट जो है बनाया जा सकता है। अब उसके कुछ उन्होंने एग्जांपल दिए हैं कि भाई डेंजरस एंट्रेंस को बंद कर दें। अब जहाँ पर चिमनी होती है, आग जल रही होती है घर में सर्दियों में, उसका उधर ख्याल रखें कि बच्चे कोयले ना उठा लें जाकर, या फिर हीटर चल रहा है तो उसकी तार ना लपेट लें, या स्विच के अंदर उंगली ना डाल लें। इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। ये प्रिवेंशन देनी थी उनको। यंग एथलीट्स में किस तरीके से इंजरी प्रिवेंशन कर सकते हैं कि भाई जिस तरह हमने पहले बात की थी, फिजियोलॉजी की वीडियो अगर आपने देखी तो पता चल गया होगा कि हम क्या करते हैं कि हम पहले टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो यंग एथलीट्स हैं उनको आप इंजरी प्रिवेंशन कैसे करा सकते हैं कि उनको थरली उनका जो है वो फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाए, उनकी हाइट, वेट, उनकी विजन चेक किया जाए कि भाई दिखता सही है, सुनाई सही देता है, नाक सही है, थ्रोट सही है, लिम्फ नोड सही काम कर रहे हैं, पल्स सही है, लंग्स सही हैं, जेनिटल सही हैं, जॉइंट जो उनके सही हैं, उनको कोई ऐसी पर्सनल कोई क्या कहना चाहिए कि इमोशनल ट्रॉमा तो नहीं है, टेंशन तो नहीं है पीछे कि कोई उनको डीमोटिवेट कर रहा हो या समथिंग। तो अच्छी तरीके से उनको एग्जामाइन कर लेना चाहिए कि फील्ड पर जाने के बाद उन्हें कोई प्रॉब्लम जो है फेस ना करनी पड़े। अब एथलीट्स के अंदर डेथ रिस्क को कम करने के लिए ऑन टू फील्ड, यानी एथलीट फील्ड डेथ, जो फील्ड पे डेथ हो जाती हैं, खेलते खेलते हो जाती हैं, अटैक आ जाता है अचानक, चेस्ट पेन होता है और वहीं गिर जाते हैं और डेथ हो जाती है, या हीट की वजह से भी होता है। तो उनके लिए जो सबसे अच्छे जो हमारे पास फॉलोइंग्स है, जिनको फॉलो करके जिन मसलों को हम एड्रेस करके इन सब चीज़ों से बच सकते हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो वो 3 चीज़ें उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है कि जब आपका जो पेशेंट है, जो एथलीट है, हम बीइंग ए थेरेपिस्ट बात करें, जब वो आता है आपके पास तो हमें ये देखना है कि भाई उसके जो हम टेस्ट करें कि भाई थोड़ी बहुत एक्सरसाइज या ड्यूरिंग एक्सरसाइज वो हद से ज़्यादा कांप तो नहीं रहा, उसका सांस तो नहीं फूल रहा, या अचानक उसको चेस्ट पेन तो शुरू नहीं हो गई, या वो डिसकम्फर्टेबल अनकम्फर्टेबल महसूस तो नहीं कर रहा, उसको अचानक से जो है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ तो नहीं हो गई, अचानक भी हुई है और वो अनएक्सप्लेनेबल है कि वो क्यों हुई है, कोई रीज़न भी नहीं है, उसको भी नहीं पता कि मुझे ये क्यों हो रही है, या ब्रेथ का कोई इशू तो नहीं हो रहा ड्यूरिंग एक्सरसाइजेज। हमें ये चेक करना है, ये डिटेक्ट करना है कि भाई उसके अच्छा मर्मर्स क्या होते हैं कि हार्ट के पास वूशिंग स्विंग किस्म का ना हार्ट साउंड होता है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल की साइड पे, थोड़ा सा पहले वॉल्व्स का ये इशू होता है। तो हमें इंक्रीज सिस्टमेटिक ब्लड प्रेशर उनका लेना है, यानी ब्लड प्रेशर हार्ट रिलेटेड जितना भी इश्यूज़ हैं उन सबको देखना है, उनको लिटा कर भी ब्लड प्रेशर चेक करना है, उनको बिठा कर भी उनका ब्लड प्रेशर चेक करना है, हार्ट के साउंड्स प्रॉपर्ली चेक करने हैं, और फैमिली हिस्ट्री देखनी है कि इनकी फैमिली में प्रीमेच्योर डेथ कितनी हुई है, किस तरह से हुई है इनकी फैमिली में। जैसे पता होता है ना कि यार हमारी फैमिली में तो 65-70 ईयर्स की उम्र में जो है ना वो लोग चल बसते हैं इन डिजीज़ की वजह से, या हमारे यहाँ लाइफ स्पैन बड़ा है या छोटा है, या हमारी फैमिली में डिजीज़ वगैरह, ये सब जो है चेक करना है। ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर इनको ध्यान रख लेंगे तो एथलीट की जो फील्ड पे डेथ होती है उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब कार्डियोवैस्कुलर फिजिकल एग्जामिनेशन में कौन सी चीज़ पे हमें ध्यान देना है, हमारा जो एम्फेसिस होना चाहिए वो 4 चीज़ें उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई हैं।
एक तो हमें प्रीकॉर्डियल अस्कल्टेशन करनी है, लिटाकर भी खड़े करी, मैंने पहले बताया था कि खड़े होकर भी करनी है और लिटाकर भी करनी है। हार्ट मर्मर की कंसिस्टेंट चेक करनी है उनकी, और डायनेमिक लेफ्ट वेंट्रिकल हाई वेंट्रिकल आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। आपके लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, कोई डिफरेंट साउंड तो नहीं आ रहा, मर्मर्स तो नहीं आ रहे। मर्मर्स क्या कहते हैं, एक इट्स एबनॉर्मल साउंड, ठीक है, एबनॉर्मल कोई साउंड तो नहीं आ रहा, हमें ये चेक करनी है प्रॉपर अस्कल्टेशन के थ्रू। और हमें फीमोरल आर्टरी की पल्स भी चेक करनी है, और को आर्कटेशन ऑफ आर्टा भी चेक करनी है। फिजिकल स्टेगमेटा ऑफ मार्फन सिंड्रोम, इसके बारे में ये नीचे स्लाइड है, इसको देखें। मार्फन सिंड्रोम क्या होता है कि इसमें एक बंदे का हाथ भी लंबे लंबे, पाँव भी लंबे लंबे, जैसे स्पाइडरमैन की उंगलियां होती हैं इस तरीके की उंगलियां हो जाती हैं, थोड़ा सा कर्व आ जाता है स्पाइन के अंदर। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, कार्डियोवैस्कुलर एब्नॉर्मलिटी हो जाती है, जिसके अंदर जो आपका अओर्टा है ना वो डायलेट हो जाता है। तो अगर तो आप एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो आपने मार्फन सिंड्रोम का भी ध्यान रखना है, और ब्रेकियल ब्लड प्रेशर की मेजरमेंट करनी है बिठाकर अच्छे तरीके से, ठीक है। ये चीज़ें हो गई जिससे आप एथलीट्स की जो डेथ है इनटू द फील्ड उसको बचा सकते हैं। अब फिजियोथेरेपिस्ट का क्या काम है कि वो मॉनिटर करे कि प्रोटेक्टिव गियर्स पूरे, मतलब प्रिवेंशंस पूरी की जा रही है नहीं की जा रही, कि भाई उसको फील्ड में जाने से पहले उसको प्रॉपर स्ट्रैपिंग की गई है, टैपिंग की गई। टैपिंग क्या होती है कि वो स्पेसिफिक मसल जहाँ पे हमें खदशा होता है कि यहाँ स्वेलिंग या कुछ हो जाएगा तो हम वहाँ पर टेपिंग कर देते हैं, ठीक है। वो आप वीडियो देखेंगे, पिक्चर निकालेंगे नेट से तो आपको समझ में आ जाएगी, अगर अभी तक आपने अपने सीनियर्स को टैपिंग करते हुए नहीं देखा तो टैपिंग की है, प्रॉपर वार्म अप करके वो गए हैं नहीं गए हैं फील्ड में, और कूल डाउन एक्सरसाइजेस की हैं या नहीं की हैं। हमने जो है फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के चैप्टर्स में पढ़ा था कि हम एक्सरसाइज करने से पहले और बाद में अगर प्रॉपर कूल डाउन ना करें बाद में, और पहले अगर अच्छे से वार्म अप ना करें तो हमारे मसल्स टिश्यूज बहुत बुरी तरीके से डैमेज होते हैं और स्ट्रेन भी हो जाता है, ठीक है। स्ट्रेचिंग अच्छे से की है यानी जॉगिंग अच्छे से की है यानी कि, ताकि फील्ड के अंदर जो है इंजरी के चांसेस जो है कम हो जाएं। अब हीट रिलेटेड इलनेस क्या होती है, ऑन टू द फील्ड भी हो जाती है, जो आपका जो क्लाइंट है या जो एथलीट है वो बेहोश हो जाता है, वहाँ पे हीट एग्जॉशन हो जाती है, हीट स्ट्रोक हो जाता है, तो इसके लिए ध्यान रखना पड़ेगा। और हम थेरेपिस्ट को बीइंग थेरेपिस्ट स्टूडेंट और बीइंग टीचर, और आपको बीइंग स्टूडेंट अपने घर वालों को और जो जितने थेरेपिस्ट हैं उनको अपने स्टूडेंट को इस बात के बारे में गाइड करना चाहिए कि प्रॉपर टाइम पे पानी पिएं। और अगर इस किस्म के कोई सिम्टम्स आ रहे हैं कि कोई बच्चा जो है वो ढीला ढीला महसूस कर रहा है, या उसको बार बार पानी की प्यास लग रही है, या वो थोड़ी सी गर्मी भी उससे बर्दाश्त नहीं हो रही, उसका कलर लाल हो जाता है ज़्यादा, उसको जो है वो क्या कहना चाहिए चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, तो उसको जो है वो हमें इस चीज़ पे गाइड करना पड़ेगा कि आपको हीट इंजरीज हो सकती हैं, हीट इलनेस हो सकती है, अपना ख्याल रखें। स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज़ क्या होती हैं कि ये आपने ना याद रखनी है कि वो कौन सी डिजीज़ कौन सी इंजरी में हो रही है। फुटबॉल के अंदर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होती है, बोन डैमेज होते हैं, और इंटरनल ऑर्गन के अंदर अच्छा खासा नुकसान होता है। वो रख के देते हैं बॉल, वो जाके जब लगती है ना पेट में या सीने पर तो वो बाहर से नहीं नज़र आ रहा होता, लेकिन प्रो लेवल की स्वेलिंग हो जाती है और ऑर्गन एनलार्ज हो जाता है थोड़ा सा सूज कर, ठीक है। तो ये फुटबॉल के अंदर कौन सी STI याद कीजिएगा, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, डैमेज और इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है, ये तीनों। अब इसको किस तरीके से प्रिकॉशन कर सकते हैं, प्रिकॉशन इनकी ऑलमोस्ट सेम है कि भाई आपने हेलमेट पहन लिया कि सर पे ना लगे, माउथ गार्ड्स लगा लिए मुंह के अंदर, और पैड्स पहन लिए, नी पैड्स के चोट कम से कम लगे। बास्केटबॉल के अंदर क्या इश्यूज होते हैं, स्प्रेन भी होता है, स्ट्रेन भी होता है, ब्रूजेज भी हो जाते हैं। बास्केटबॉल है वो खींचते भी, देखो पिक्चर को देखो किस तरीके से बेचारा बच्चे का मुंह बना हुआ है, वो लात भी मार देते हैं, फाउल में गिरा भी देते हैं, ऊपर बॉल डालते हुए भी जो नीचे गिरते हैं बुरे तरीके से वो अलग, धक्का मुक्की, तो इन सब चीज़ों में क्या हो जाता है कि डिसलोकेशन भी हो जाती है, रोटेटर कफ इंजरी भी हो जाती है। इसके लिए भी वही प्रोटेक्टिव गियर्स हैं कि पैड पहन लें अपने अच्छे तरीके से घुटनों के ऊपर। जो तीसरी चीज़ है सॉकर में एब्रेशन और लेसरेशन और ब्रूजेज है। अब इसमें क्या होता है कि एब्रेशन में क्या होता है, एब्रेशन और ब्रूजेज ऑलमोस्ट सेम है कि आपको चोट लग गई और उसमें से जो है वो खून निकल रहा है, और उसमें लेसरेशन में क्या होता है कि आपकी वेन्स वगैरह थोड़ी सी डैमेज हो जाती हैं ना, उसमें ज़्यादा ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो नील हो जाना जिस तरह इस बंदे की हो रहा है, नील हो जाना या वो चीज़ अलग, लेकिन ब्रूजेज घिसड़ लग जाना और लेसरेशन और एब्रेशन यानी कि आपको वेन्यूल्स वगैरह डैमेज हो गई जिसकी वजह से ब्लीडिंग वगैरह हो रही है, ठीक है। अब इसके प्रिकॉशन क्या है कि सॉकर क्लीट्स पहन लें, शिन गार्ड्स पहन लें, एथलेटिक सपोर्टर्स। अच्छा, एथलेटिक सपोर्टर्स क्या होते हैं, ये अंडर गारमेंट्स होते हैं फॉर मेल्स, तो वो आप गूगल से चाहें तो देख लें, ना भी देखें तो बस आपको नाम पता होना ज़रूरी है, दैट्स इट। इंजरी प्रिवेंशन फॉर एडोलेसेंट्स एंड अडल्ट्स, तो अब भाई जो 10 से 19 साल तक के जो बच्चे हैं उनके लिए और बड़ों के लिए क्या हो सकता है इसके अंदर, स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन यानी कि खेल कूद और तफरीह
इससे क्या होता है, आपको फिजिकल एक्टिविटी तो अच्छी मिलती है, लेकिन रिस्क भी तो है ना कि भाई बच्चे क्रिकेट खेलने गए हैं या फुटबॉल खेल रहे थे या खो खो खेल रहे थे, हम खो खो अच्छे से खेलते हैं बर्फ़ पानी वगैरह, तो भागते हुए गिर गए या चोट लग गई या कंधे पे लग गई, टकरा गए समथिंग, तो ये फिजिकल एक्टिविटी तो बहुत अच्छी देते हैं और हमें फिजिकली एक्टिव रखते हैं, हमारी हार्ट के लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर यही सब चीज़ें अगर हम प्रिवेंशन के साथ ना करें, प्रोटेक्टिव गियर्स के साथ ना करें, भाई फ़र्श गीला है और भाग रहे हैं या शूज़ नहीं पहने और भाग रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, तो नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं प्रॉपर जो है वो प्रोटेक्टिव गियर्स के अलावा, तो जो है नुकसान दे सकती हैं चीज़ें। फायर बर्न सेफ्टी, अब यहाँ पे ना एक चीज़ लिखी हुई है कि भाई जितनी भी फायर से डेथ होती है ना आग लगने की वजह से, उनमें 79% जो है वो घर पे होती हैं, और जिसमें 40% अल्कोहल का रीज़न। अब इनको क्या पता कि भाई ये इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में 79% आग लगने में बहू क्यों जलती है और वही किचन में क्यों होती है जब ये आग लगती है, और अल्कोहल कहाँ से आ जाता है। अब जिस घर में अल्कोहल हो वहाँ आग तो लगेगी ही लगेगी, और अल्कोहल भी था और आग भी लगे और जलने वाली भी बहू थी, तो आप समझदार हैं। अब इनको बेचारों को नहीं पता ना, तो बस बोल रहे हैं बेचारे कि जितनी भी डेथ होती है उसमें 79% घर में होती हैं, जिनमें 40% जो है वो अल्कोहल की वजह से होती हैं। तो रेजिडेंशियल फायर्स के जो इन्होंने ये रीज़न बताए, तो थेरेपिस्ट बेचारे को क्या करना चाहिए कि इन सब चीज़ों के बारे में पहले से ही जो है वो समझा देना चाहिए कि अगर आपके घर में आग लग जाए तो आप इस तरह करें। उनको नहीं पता कि ये आग लगती कैसे और ज़बरदस्ती। बहरहाल हमें तो जो ये स्टेटिस्टिक्स याद रखने हैं कि आग से लगने वाली जितनी भी डेथ होती है उसमें 79% घर में लगती है, जिसमें से 40% जो है वो अल्कोहल की वजह से लगती है, और जिसमें टीचर जो बीइंग अ थेरेपिस्ट हमें स्टॉप ड्रॉप और रोल वाली टेक्निक उनको सिखानी है कि अगर कभी आग लग जाए तो आप जहाँ पे खड़े हैं किसी सेफ जगह पे जाएं, जाकर वहाँ पर रुकें, रुक कर आप लेट जाएं और लेट कर बेंट हो जाएं, ठीक है, घूमते हुए रोल करते हुए वहाँ से गुजर के बचने की कोशिश करें। ठीक हो गया। तो कौन सी ट्रिक है ये, स्टॉप ड्रॉप और रोल, ठीक है। पॉइजनिंग क्या यहाँ पे कह रहे हैं कि जितनी भी डेथ होती हैं पॉइजन से या पिल्स खाने की वजह से या किसी गैस रिलीज की वजह से कि सिलेंडर खुला रह गया था या केमिकल्स की वजह से, वो 90% जो है वो घर में होती हैं, ठीक है, 90% घर में होती हैं। घर में ही खाएगा बंदा जहर, सड़क पे तो नहीं खाएगा ऑब्वियसली, तो 90% जो है घर पे होती है। तो इसमें क्या इसके लिए वो क्या कह रहे हैं कि भाई अपनी मेडिसिन जो है वो प्रॉपरली चेक करके रखनी चाहिए। या एक तो इसका ये रीज़न है कि वो एक्सपायर ना हो, दूसरा ये कि चेक करते रहो भाई इसमें मेरे पास इतनी मेडिसिन थी, अचानक कहाँ से कम हो रही है, कौन लेके जा रहा है, ठीक है, कि कोई जमा कर रहा हो एक एक दो दो कि मैं अचानक खा लूँगा, इस हिसाब से ही बोला इन्होंने। फूड रिलेटेड इलनेस क्या होती है कि भाई वो लोग जो कैंड नहीं आती, कैन के अंदर आते हैं, कॉर्नस आते हैं और पाइनएप्पल्स वगैरह, दालें आ रही थी, फिश भी आ रही हैं आजकल, तो उससे जो एक डिजीज़ होती है जिसको हम कहते हैं बॉट्यूलिज्म, इससे फ़ौरन पैरालिसिस हो जाता है, मसल पैरालिसिस। ये किस वजह से होता है, एक बैक्टीरिया होता है इसका नाम होता है क्लोस्ट्रीडियम बोtulinum। इस बैक्टीरिया की वजह से बॉट्यूलिज्म नाम का जो मसला हो जाता है, जो खाने की वजह से होता है, फूड रिलेटेड डिजीज़ है ये, मसल पैरालिसिस हो जाता है। इसके अंदर दो चीज़ें नज़र आने लग जाती हैं, चीज़ें डबल भी नज़र आ रही हैं, फिर ब्लर भी नज़र आ रही हैं, फिर आईलिड्स भी ड्रॉप हो जाती हैं, क्योंकि मसल में पैरालिसिस हो गया तो वो अपनी जो कंट्रैक्शन की पावर है उसको खो देता है, स्लर्ड स्पीचिंग हो जाती है, आप प्रॉपर्ली बोल नहीं पाते, निगल नहीं पाते, आपके जो सांस लेने के जो मसल्स होते हैं ना, ब्रीदिंग मसल्स, वो पैरालिसिस में आ जाते हैं। ऑब्वियसली जब ब्रीदिंग के मसल्स पैरालिसिस हो गए तो डेथ तो होनी है, मसल वीकनेस हो जाती है, शोल्डर से शुरू होती है, अपर आर्म तक जाती है, हाँ शोल्डर से शुरू होती है, अपर आर्म, फिर लोअर आर्म, फिर थाइज, और इस तरीके से पूरी बॉडी में जो है वो ये हो जाता है, ठीक है, पॉइजनिंग। अब है टबैको, पेस्टिसाइड एंड फायर आर्म्स यूज़। फायर आर्म्स यहाँ पे गन्स को कह रहे हैं, मैं पहले पता नहीं क्या समझ रही थी, तो पढ़ा तो समझ में आया। अब सिगरेट स्मोकिंग इज़ द लीडिंग प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ डिजीज़। अच्छा अब इसको आधा पढ़ें फिर आधा पढ़ें कि सिगरेट स्मोकिंग इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ डिजीज़ इन डेथ इन यूएसए में सबसे ज़्यादा मौत का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है सिगरेट पीना। अब यहाँ पे लिखा हुआ है लीडिंग प्रिवेंटेबल, यानी ये वो रीज़न है जिससे बचा जा सकता था, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा मौत इसी रीज़न से हो रही है, और वो रीज़न है सिगरेट स्मोकिंग। दूसरा रीज़न है पेस्टिसाइड्स का यूज़, जिसकी वजह से फार्मर्स को कैंसर हो जाते हैं, जिसमें नॉन हॉडगिंग लिम्फोमिया, ये क्या होता है, लिम्फोमा, ये क्या होता है, इसके अंदर आपको इसको हम कहते हैं कि NHL, ये आपके वाइट ब्लड सेल पे अफेक्ट करता है, और आपके सारे वाइट ब्लड सेल्स और आपकी इम्यूनिटी जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। और उसके अंदर क्या होता है कि आपके लिप्स पे, आपकी फिंगर्स की टिप्स पे जो है वो कैंसर बन जाता है, समझ लें, ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, वो कैंसर बन जाता है, सार्कोमा बन जाता है। यह आपके वाइट ब्लड सेल पे इफेक्ट करता है। सबसे ज़्यादा इफेक्ट कहाँ करता है, लिप्स पे, फिर फिंगर्स पे, फिर स्टमक, फिर ब्रेन, फिर प्रोस्टेट वगैरह पे जो है वो इफेक्ट कर देता है।
तो यानी वो डाल दिए पेस्टिसाइड, फिर वो हाथ प्रॉपर्ली वॉश नहीं किए, मुंह को लगा लिए इस तरह, तो ये हो जाता है। इससे बचा जा सकता है इजीली कि अगर हाथ सही तरीके से धो लें अपने, तो बाहर की भी और घर की भी हर किस्म के टॉक्सिन से जो है बच सकते हैं और जान बचा सकते हैं। अब आगे जो है वो इम्पॉर्टेंट स्लाइड्स हैं। इससे पहले थोड़ी सी ये कि भैया जब आप बीइंग अ थेरेपिस्ट हमें गाइड करना चाहिए लोगों को कि जब आप स्विमिंग करने के लिए जाओ तो किसी को अपने साथ लेके जाओ। ऐसा ना हो कि अकेले चले गए, स्विमिंग भी नहीं आती थी, पानी गया जब फिर पानी ज़्यादा गहरा था, आपको आती थी स्विमिंग और आप डूब गए। दूसरी चीज़ ये कि अगर कोई बच्चा स्विमिंग कर रहा है या आप खुद कर रहे हैं तो अपने साथ किसी को रखें जो किसी की सुपरविजन के अंदर जो है वो स्विमिंग करें, या लाइफ गार्ड साथ में ले लें। जिसकी कंडीशन जिसमें हमें सीवी पर कह दिया जाता है कि अभी यहाँ पर स्विमिंग नहीं कीजिएगा, कंडीशन सही नहीं है, उस टाइम पर जो है वो स्विमिंग ना करें। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। और तीसरी चीज़ ये कि अगर आप हीट रिलेटेड, इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है बाहर तो फिर बाहर ना जाएं, और जाएं तो पूरी आस्तीन पहनकर चले जाएं, पूरी स्लीव्स हों आपकी, ताकि जो है वो आपको स्किन कैंसर ना हो सके, और होठों पर लिप बाम लगाएं ताकि वो उनमें ड्राइनेस ना आए। ये थोड़ी सी कॉमन चीज़ है। अभी ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्पाइनल कॉर्ड और ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज, इसको SCI भी बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। अब ये ज़्यादातर ना बहुत से रीज़न है, लेकिन इसके सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन रीज़न है आपकी ड्राइविंग। देख लो ये पिक्चर, इसमें लगाने का रीज़न ही ये था। इसकी 2-4 टाइप्स भी लिखी हुई हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है इंजरीज, एक्सीडेंट और एक्सीडेंट के बाद दूसरा रीज़न है गिर जाना, और तीसरा रीज़न है स्पोर्ट्स। यानी पहले लेवल पे आता है एक्सीडेंट, दूसरे पे गिर जाना, तीसरे पे स्पोर्ट, और चौथे पे गन शॉट वाउंड, या किसने मतलब गोली मार दी कमर पे। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वो लोग जिनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा होती है और वो गिर जाते हैं, तो उनमें सबसे ज़्यादा जो मसला होता है ना कि भाई सबसे बड़ा लीडिंग कॉज जो है 65+ एज के लोगों में है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का, वो है गिर जाना। हर वो शख्स जो 65 से अबव है या 60 से अबव भी है इन पाकिस्तान, इन इंडिया एंड इन बांग्लादेश बेसिकली, एंड इन इंडोनेशिया ऑल्सो, तो वो जब गिरेगा ना तो उसको लाजमन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होगी, 65 या 60 से प्लस जो भी है। ठीक है, तो ये लीडिंग कॉज है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का। अब वो मेल जिनकी 15 से 35 साल उम्र है वो ज़्यादा इफेक्ट होते हैं इन सब चीज़ों से। अब वो एक तो पॉस्चर ख़राब होने की वजह से, दूसरा पॉस्चर ख़राब, बैलेंस ख़राब, तो ऑब्वियसली स्पाइनल कॉर्ड इंजरी तो होनी ही है। अब इस कॉम्प्लिकेशंस क्या है इसकी कि पैरालिसिस हो जाता है, यूटीआई हो जाता है, स्कॉलियोसिस हो जाता है, स्पेसिटी हो जाती है। अब इसके जो पैरालिसिस लिखा हुआ था ना, ये दिखाऊँ पैरालिसिस कैसे लिखा था कि यहाँ पर जो है वो C4 की इंजरी हो जाएगी तो क्वाड्रीप्लेजिया, C8 की हो जाएगी तो फिर आपको तो भी हाँ क्वाड्रीप्लेजिया ही रहेगा। फिर आपको अगर T6 की इंजरी हो जाएगी तो आपको वो पैराप्लेजिया हो जाएगा, L1 की हो जाएगी फिर पैराप्लेजिया हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगी। तो ये कितने लेवल के, यानी अगर C4 की इंजरी तो आप हेड तक आपका जो है वो काम करना बंद, पैरालिसिस। और अगर C8 की इंजरी है तो फिर पैरालिसिस देखें कहाँ तक पहुँचा हुआ है। तो ये सारे क्या बोलना चाहिए कि एक सिर्फ चीज़ कि आपने एक्सीडेंट अपनी मोटर व्हीकल को चलाते हुए ध्यान नहीं दिया तो आपको इतने सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। डीप नहीं जाना इतना, बस ये जिस तरह नाम लिखे हुए ना स्पेसिटी पैरालिसिस, यूटीआई, स्कॉलियोसिस वगैरह, ये नाम याद रखने क्योंकि MCQs में एज इट इज़ उठाकर दे देते हैं और आपको डिफरेंस देखना होता है कि भाई कौन सी चीज़ एक्स्ट्रा लिखी हुई इसमें। अब इसके प्रिवेंशन में ये क्या चीज़ है, ये बहुत कॉमनली हम सुनते आए हैं कि भाई ड्राइविंग करते हुए आपने ड्रिंक करके ड्राइविंग नहीं करनी, कम स्पीड में जो है वो ड्राइविंग करनी है। आप देखना है कि गाड़ी के अंदर जो है वो सारे जो आपके सिक्योरिटी मेजर्स हैं पूरे के पूरे, एयर बैग लगा हुआ है, उसका ब्रेक अच्छे से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सब इन सब चीज़ों का जो ध्यान रखना है। सुसाइड थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, तीसरा दुनिया का बोलूँगी मैं, जैसे कहनी दुनिया का लीडिंग कॉज ऑफ डेथ जो है वो तीसरा वो है आपकी सुसाइड। और कौन सी एज ग्रुप, 15 से 24 साल की उम्र के बच्चे जो है वो लोग और बच्चे जो है वो सुसाइड कर रहे हैं। अब एक जो है वो ऑर्गेनाइजेशन थी सेव नाम से, सुसाइड अवेयरनेस वॉइस ऑफ एजुकेशन नाम से, उन्होंने कुछ साइंस और सिम्टम्स दिए थे। बीइंग अ थेरेपिस्ट हमें पता होना चाहिए और बीइंग अ ह्यूमन भी हमें पता होना चाहिए कि अगर हमारे एनवायरनमेंट के अंदर अगर कोई ये 10 कोई सिम्टम्स दे रहा है तो वो इस किस्म की हरकत कर सकता है, तो हम उसको कैसे बचा सकते हैं। एक तो वो कंटिन्यूसली बार बार सुसाइड के बारे में बात करें, या फिर वो ऐसी स्टेटमेंट्स दे जिसमें वो अपने आप को ना उम्मीद महसूस कर रहा हो कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब कोई मेरी मदद नहीं कर सकता, मैं तो बेकार हूँ, मेरी तो कोई कीमत ही नहीं है। या फिर प्री ऑक्यूपेशन विद डेथ, यानी कि उसको मौत का खौफ सताने लगे कि मौत किस तरह आती है, वो मौत के बारे में बातें करता रहे, मौत के बारे में सोचता रहे। ये एक थेनेटोफोबिया नाम से एक चीज़ है, एक
टर्मिनोलॉजी है जिसमें हम ये बात करते हैं कि लोगों को मौत से खौफ आने लग जाता है। वो पंखा देखते हैं, उनको लगता है हमारे ऊपर गिर जाएगा। वो खड़े होते हैं, वो कहते हैं ज़लज़ला आ जाएगा, हम गिर जाएंगे, मर जाएंगे। वो रोड पे जाते हैं, उन्हें डर होता है गाड़ी हमें मार जाएगी। तो ये थैनेटोफोबिया होता है। इसको हम प्री ऑक्यूपेशन विद डेथ में भी में काउंट करते हैं। अचानक से जो है वो कोई बंदा परेशान था, अब वो सुकून में आ गया, खुश है, काम है, बिल्कुल ये वो सोच के बैठा हुआ है मर जाऊंगा, मसले ख़त्म है। ठीक है, इस बात पे भी ध्यान रखना है। उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है कि भाई जिन चीज़ों का वो पहले ख्याल रखता था, गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी हुई है, उसका कोई ख्याल नहीं है, कपड़े ऐसे कैसे पड़े हुए हैं, अपना भी ख्याल नहीं है, चीज़ों का ख्याल जो है वो ख़त्म हो गया है। ये सब चीज़ें लोगों से बातचीत करना बंद कर दी हैं, मेकिंग अरेंजमेंट और सेटिंग वंस अफेयर। हाँ ठीक है, ओके डन। दूसरों के काम मदद करने की कोशिश कर रहे हैं जल्द अज जल्द। वो फिल्म देखी थी ना, वो कैंसर का पता चल गया था, तो दूसरों की मदद करने की कोशिश कर रहा था वो कि भाई मरने से पहले 2-4 अच्छे काम कर जाऊँ वाला। तो गिविंग अवे थिंग्स, अपनी चीज़ें लोगों को बांटने शुरू कर दे, हम तो चले जाएंगे, कौन यूज़ करेगा, तुम रख लो, तुम रख लो। और वो क्या कहना चाहिए कि हथियार ख़रीद रहा है कहीं से, अपने पास उसने हथियार रखा हुआ है, या वो अपनी टैबलेट जो है वो ले लेके, जैसे हमें पता है कि अल्प्राजोलम जो है वो ऐसे ही नहीं देते स्टोर वाले, तो एक एक 2-2 लेके जमा करता रहे और फिर अचानक से बहुत सारी खा ले। तो इस तरीके की चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर कोई स्टोर वाला भी है, उसको भी ये पता होना चाहिए कि भाई मैं इस तरीके से किसी को ना दूँ, कोई ये भी कर सकता है। और क्या था आखिरी चीज़ के डॉक्टर्स का जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको फॉलो करने से मना कर दिया। तो ये सारे सिम्टम्स हैं, अगर इनमें से कोई हम देखें, ये बहुत सारे सिम्टम्स इनमें से किसी में देखें, तो हमें ख्याल रखना है कि बेचारा सुसाइड न कर ले, तो उसको इस तरीके से मोटिवेट करें ज़िंदा रहने के लिए। अब डॉग बाइट इंजरीज में एक एंड में वर्ड लिखा है फर्टिलिटीज़। इसका मतलब ये है, यहाँ पे कह रहा है कि दिखने में तो बहुत माइनर सा चीज़ सीन है, हम बहुत कम ही सुनते हैं कि किसी जानवर ने किसी कुत्ते ने काट लिया, लेकिन ये सबसे बड़ा नंबर है उन डिजीज़ में जिनको प्रिवेंट किया जा सकता था और फिर भी मौत हो गई। यानी सबसे ज़्यादा मौत, यानी वो नंबर ऑफ़ डिजीज़ जिनमें हम प्रिवेंट कर सकते हैं, वो इंजरीज़ जिनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, उनके जो एक लिस्ट है ना, उनमें वो डिजीज़ जिनसे बचा जा सकता था लेकिन फिर भी नहीं बच सके, उनमें एक सबसे बड़ा नंबर जो इसका भी है। एक हमने पीछे पढ़ा था और एक ये है, एक ये भी है, यानी एक हमने सिगरेट स्मोकिंग पढ़ी थी और एक ये है जिसको बचाया जा सकता था, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो मर जाती है डॉग बाइट के बाद। ठीक है, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता और इसकी मसले भी कुछ इस तरीके के हैं ना कि मसला ही कम होता है तो फिर इसका स्टॉक भी हॉस्पिटल जो है अपने पास कम रखते हैं। अब वायलेंस अक्रॉस लाइफ स्पैन की इंपॉर्टेंट चीज़ इसका ध्यान रखिएगा। इसकी डेफिनेशन है इंटेंशनल यूज़ ऑफ फिजिकल फोर्स और पावर, ये इसकी डेफिनेशन है। फिर इसके आगे जो है इसको एलोंगेट किया हुआ है कि अगर आप इंटेंशनली कोई आप पे या आप किसी पे अपनी फिजिकल फोर्स और पावर इस्तेमाल करें, उसको डराने धमकाने के लिए, उस पर अपना रौब जताने के लिए, किसी एक बंदे के ऊपर भी हो सकता है, किसी कम्युनिटी के ऊपर या किसी ग्रुप के ऊपर भी अपनी पावर आप इस्तेमाल करें। अब आप सोचोगे एक बंदा किस तरीके से किसी ग्रुप और कम्युनिटी पे कर सकता था, जिस तरह हमारे पास पॉलिटिशियंस हैं या पुलिस वाले जो कर रहे होते हैं अपनी पावर का गलत इस्तेमाल, वो उस चीज़ के बारे में भी बात कर रहे हैं। तो वायलेंस के बारे में, वायलेंस में उन सब चीज़ों को भी कवर कर रहा है कि एक बंदा इंटेंशनली अपनी फिजिकल पावर और फोर्स को जो है वो किसी पर थोपे और अपनी मर्जी चलाने की कोशिश करे, तो उसको हम वायलेंस कहते हैं। अब ये किस तरह हो सकता है कि लाइकहुड ऑफ इंजरी, इसमें जो है वो क्या हो सकता है कि इसमें इंजरी भी हो सकती है, भाई धक्का मुक्की, मारे पीटेगा भी, वायलेंस करेगा तो वो, और साइकोलॉजिकली भी बंदा बहुत जो है वो हार्म हो जाता है और मेल डेवलपमेंट होती है और डेथ भी हो सकती है इसके अंदर वायलेंस में। वायलेंस तो फिर कोई लेवल नहीं बताया उन्होंने, वायलेंस इज़ वायलेंस, इसमें मारना पीटना भी होता है, धमकाना भी होता है, फिजिकली भी टॉर्चर किया जा सकता है, मेंटली भी। अब वायलेंस कौन कर सकता है आपके साथ या किन लोगों के साथ मोस्टली होती है, तो भाई फिर इंटीमेट पार्टनर्स। अब जो हमारे यहाँ नाउज़बिल्ला माहौल है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला, उस हिसाब से भी हो सकती है कि भाई बॉयफ्रेंड साहब अपनी गर्लफ्रेंड पे कर रहे हैं, या इसका ऑपोजिट भी हो सकता है, या शौहर अपनी बीवी पे कर रहे हैं, या कोई है बाहर से जो मतलब किसी बच्चे को नाउज़बिल्ला जो है वो वायलेंस का शिकार कर रहा है, या किसी बड़े को किया जा रहा है, यानी ये किसी पर भी की जा सकती है। ये नहीं कह सकते कि ये सर्टेन लोग हैं जो बचे हुए इस चीज़ से। ये वर्क प्लेस पे हो सकती है, स्कूल में हो सकती है, शौहर बीवी के साथ कर सकता है, बच्चों के साथ हो सकता है, बाहर से कोई किसी के साथ कर सकता है। अब ये जो सारी चीज़ें हैं, इसमें जो है वो कुछ चीज़ें हैं, अगर उन पर हम ध्यान रखें तो हम अपने माशरे में इन सब चीज़ों को रोक सकते हैं। यानी आपके पास कोई पेशेंट आया और आप देख रहे हैं कि उसकी बॉडी पे कुछ निशानात हैं और उनको छुपाने की कोशिश कर रही है या कर रहा है, जिससे बच्चों को बुखार के लिए टेस्ट करवाने लेकर आते हैं ना अक्सर ओपीडीज़ में, हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर साहब बता रहे होते हैं कि बच्चा हमारे पास बुखार की एग्जामिनेशन के लिए आया था, लेकिन जब हम उसको एग्जामिन करने गए तो हमने उसकी बॉडी पे कुछ निशानात देखे, फिर हमने पेरेंट्स को अवेयर किया, फिर हमने एग्जामिनेशन के उनको बताया कि कुछ इस तरीके से आपके बच्चे के साथ हो रहा है, इसका ध्यान रखें। फिर बच्चे से पूछा तो उसने बताया। तो बीइंग अ थेरेपिस्ट हमें भी यही करना है कि अगर हमारे पास कोई पेशेंट आया है, उनके साथ कोई बच्चा है या वो खुद भी है, अगर आपको उनके जिस्म पे कुछ इस तरीके के निशान दिख रहे हैं जो मारने पीटने के हैं,
तो आपने उनको गाइड करना है कि वो किस तरीके से बच सकती हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या कि अगर एक बंदा अचानक से जो है वो नॉर्मल एक्टिविटीज़ से जो है वो नॉर्मल एक्टिविटीज़ करना छोड़ दिया, अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है, डिप्रेशन में चला गया है, तो भी देखना है कि उसके साथ कोई वायलेंस हो रही है, तभी वो इस तरीके से वजह से लड़कियाँ शादी के बाद अक्सर जो है वो गुमसुम सी हो जाती हैं, खामोश हो जाती हैं, घर आना जाना बंद कर देती हैं, कमरे में बंद होकर रह जाती हैं, तो वो बता नहीं रही होती उनके साथ क्या हो रहा है। तो इस किस्म की चीज़ें। और स्कूल कॉलेजेस में भी जब एब्यूजिव एक्टिविटीज़ बच्चों के साथ हो रही होती हैं, वायलेंस हो रहा होता है, तो भी बच्चे जो है वो गुमसुम से हो जाते हैं, बोलना बंद कर देते हैं। तो उस तरफ भी इस चीज़ का जो है इशारा है। अगर किसी की फाइनेंशियल सिचुएशन में सडनली चेंज आ जाए, अच्छा 2 चीज़ें हो सकती हैं इसमें, या तो बंदा अचानक से, कि हम देखते हैं ना कि मतलब एब्यूज़ करके बाद में फिर पैसे वैसे दे के मुँह बंद करा रहे होते हैं ना, या फिर पैसे दे के, लालच दे के, जो जैसे बच्चों को चॉकलेट दे के बुलाया जाता है, इस तरीके से इसको बड़े लेवल पे ले जाएँ। तो या तो किसी को बहुत ज़्यादा पैसा, उसका अचानक से वो अमीर था गरीब हो गया है बिल्कुल, या अचानक बहुत सारा पैसा आ गया और पता नहीं कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है। और तीसरी, बेड्स और अनअटेंडेड मेडिकल नीड्स। किसी को जो है वो लेटने की वजह से ना, जो लोग ज़्यादा बैठने का काम करते हैं उनको अक्सर हिप्स पे थोड़े छोटे दाने हो जाते हैं, छाले टाइप्स। जिनका लेटने का होता है उनके कान पे हो जाती हैं उठने की वजह से, कान जो करवट लेके सोते हैं ना, उनके कान की हड्डी पे लाल लाल निशान हो जाते हैं, या जांघों पर, थाइस पर, ठीक है। तो ये सब, इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि भाई अगर कोई बंदा, उसको ज़्यादा देर लेटने की वजह से, बैठने की वजह से इस तरीके के निशान हो रहे हैं, तो आपने ध्यान रखना है कि इस किस्म की कोई बात हो सकती है कि क्या पता उसको बांध के रखा गया हो या कुछ इस तरीके का, ठीक। आगे चीज़ क्या है, और ठीक है, ख़त्म है। और आगे ये कह रहा है कि भाई, और दूसरी प्रॉब्लम जैसे कि गिर जाना और अल्कोहलिज्म और हेयर लॉस वगैरह, ये सब चीज़ें भी जो है इन सब चीज़ों में काउंट होती हैं। किसमें अगर कोई बंदा अल्कोहलिक है तो वो भी इस तरीके से कर सकता है, और कोई अल्कोहलिक है तो उसके साथ भी इस तरह किया जा सकता है, भाई तुम शराब क्यों पीते हो, और जो पीता है वो भी दूसरे के साथ किया जा सकता है। और अगर किसी को अचानक से सुनने में कमी हो गई है, या वो किसी को सुनने में कमी रहती है और उसके साथ इस तरीके से हो रहा है, ठीक है, और कोई कहता है कि नहीं मैं तो गिर गई थी और मुझे जो है वो इसलिए ये चोट लगी है, तो आपने इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। इन सब चीज़ों से भी इंजरी हो सकती है, ठीक है। तो इंजरी और इन्फेक्शन की हमने बात की, तो अल्कोहल और फॉल और हेयर लॉस ये आखिरी चीज़ें थी। अदर प्रॉब्लम्स कैन बी, जिनसे जो है वो हम तकलीफ़ हो सकती है, लेकिन इनसे बचा भी जा सकता है। तो बीइंग अ फिजिकल थेरेपिस्ट हमारा क्या काम है कि अच्छे से स्क्रीनिंग करें पेशेंट्स की, क्लाइंट्स की, उनको ट्रीटमेंट देने से पहले, और कोशिश करें कि अपनी दुनिया को, इसका इन्वायरमेंट को, इस दुनिया को इस काबिल बनाएं कि वो रहने की बेहतरीन जगह बन सके, विदाउट हैजर्ड्स, विदाउट रिस्क ऑफ हैजर्ड्स, और जोपर्डाइज हेल्थ एंड वेलनेस। और जो क्या कहना चाहिए कि ज़िंदगी बचाएं लोगों की, और उनको खौफनाक, और क्या कहना चाहिए कि मौत के ख़तरे से मतलब बचा के अच्छी जो है ज़िंदगी दें उनको, अपने क्लाइंट्स को। उसके लिए हम जो है बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं बीइंग अ थेरेपिस्ट, उनको गाइडलाइंस देने के बाद। थैंक यू सो मच। ये वाला टॉपिक हेल्थ और प्रोटेक्शन जो है ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट टॉपिक को कवर करते हैं एक ही बार।